back once again. I'm Shivani Sharma and today topic of the video is issue of shares for consideration other than cash. अगर आपको याद हो जब हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर कर रहे थे तो हमने शेयर के इशू की बात की थी, इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक किया था जिसमें फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश ये दो पॉइंट्स किए थे। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला है। मतलब अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम कंपनी में पैसा इकट्ठा कर रहे थे शेयर्स को इशू करके। मतलब हमारे शेयर्स खरीद लो और हमें पैसे दे दो और शेयर होल्डर बन जाओ। अब जो पॉइंट है, जो आज हम पॉइंट कवर करेंगे, इसके अंदर हम कैश के लिए शेयर्स इशू नहीं कर रहे। तो हम किस चीज़ के लिए शेयर इशू कर रहे हैं? हम हो सकता है कि कोई एसेट खरीदा हो हमने किसी से, तो हमने उसके बदले में उसको कैश नहीं देना, हम उसको बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ, हम आपको इतनी ही वैल्यू के शेयर्स दे देंगे। तो हो सकता है वो पर्सन भी मान जाए कि ठीक है, आप मुझे शेयर्स इशू कर दो, पैसे मत दो। सेकंड केस ये हो सकता है कि हम कोई बिजनेस खरीद लें और जब हम बिजनेस खरीदें एट दैट टाइम जो उस बिजनेस की वैल्यू है, हम उस वैल्यू के हिसाब से उसको उतने ही शेयर्स इशू कर दें। तो ये भी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। एंड थर्ड हमने केस किया था कि शेयर्स प्रमोटर को भी इशू करते हैं। अब प्रमोटर वाला पॉइंट जो है वो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एसेट खरीदा जाए, अगर हम बिजनेस खरीद लें, तब हम किस तरह से उन शेयर्स को इशू करेंगे और किस तरह से उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। तो सपोज अगर हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें हम बिजनेस को खरीद रहे हैं, तो बिजनेस को खरीदेंगे तो बिजनेस के अंदर ढेर सारे एसेट्स होंगे, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। तो इन सारे एसेट्स को भी खरीदोगे साथ में। और साइड बाय साइड हर एक बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। मतलब बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, क्रेडिटर हैं हमारे जिनको हमने कुछ पैसे देने हैं, उधार लिया था उनसे, तो इस तरह से कुछ लाइबिलिटीज़ भी होंगी। अब आपके पास दो सिचुएशन हैं, या तो आप बिजनेस खरीदते हुए बोलो कि हम सिर्फ एसेट्स की वैल्यू के अगेंस्ट पैसे देंगे, या फिर आप बोलो कि हम एसेट भी खरीदते हैं और आपकी लाइबिलिटीज़ का बर्डन भी ले लेते हैं, और जो बैलेंस उनका दोनों का आएगा, जैसे हमने सपोज करो किसी बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू थी 5 लाख रुपए, हमने उस बिजनेस को खरीदा, तो वो 5 लाख रुपए पैसे हमने उसको देने थे। बट उस बिजनेस जो जिसका वो प्रीवियस ओनर था, उसने हमें कहा 1 लाख की हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, आप इनको भी ले लो, आप हमारी लाइबिलिटीज़ दे देना। तो हम क्या करेंगे, अब उस पर्सन को हम 5 लाख रुपए नहीं देंगे, अब हम उसको 4 लाख रुपए देंगे। तो इस तरह से काफ़ी डील्स की जाती हैं जिसमें बिजनेस खरीदते वक्त एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों को इकट्ठे टेक ओवर किया जाता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तो हम किस तरह से जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एसेट्स की बात की थी, और एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। तो हम अपनी एंट्री में क्या लिखेंगे, एसेट्स को डेबिट साइड पे। तो किस तरह से एंट्री पास होगी, यहां मैं लिख रही हूं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब मैंने जो वर्ड यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट लिखा है, सन्ड्री का मतलब होता है कई सारे एसेट्स। तो बिजनेस में आपको क्वेश्चन के अंदर देखो किस तरह से गिवन होगी सिचुएशन। हो सकता है लैंड का प्राइस गिवन हो, मशीनरी का प्राइस गिवन हो, तो आप लिखो लैंड अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये भी हो सकता है कि टोटल एसेट्स उसने बोले हो, तो जहाँ पर टोटल एसेट्स गिवन होंगे वहाँ आप उनका टोटल करके भी लिख सकते हो और अलग अलग से भी लिख सकते हो। तो जिस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, आपने उस हिसाब से यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सन्ड्री एसेट्स फॉर ऑल द एसेट्स, तो जितनी भी वैल्यू है। नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू वेंडर एंड टू लाइबिलिटीज। क्योंकि हम इस बिजनेस के अंदर अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमने एसेट्स भी खरीद लिए। हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमने 10 लाख के एसेट ले लिए कि उस बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू थे 10 लाख, तो हमने 10 लाख के एसेट्स की वैल्यू लिख ली कि ये हमारे एसेट आ गए। ये जो लाइबिलिटीज हमने टेक ओवर की हैं, और इसकी भी असम्पशन ले लेते हैं कि 3 लाख की उस बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये भी अब हमें पे करना पड़ेगा, हमारा बर्डन है। तो अब जब वेंडर मतलब सप्लायर जिससे हम वो सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, तो ये इसको हम कितने पैसे देंगे, दैट इज द बैलेंस। यहाँ मैंने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर क्योंकि हमने अभी इसको बैलेंस करके निकाला है। तो ये 7 लाख रुपए किसको दिए जाएंगे जब हम उससे बिजनेस खरीदते हैं। ये सबसे पहली एंट्री होगी कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये वेंडर को कितने पैसे देने हैं। ये जो एसेट की वैल्यू होगी, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सी वैल्यू है। इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू और द मार्केट वैल्यू। हमें कोई मतलब नहीं है कि उसकी बुक में इनकी वैल्यू कितनी है, हम कौन सी वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। सेम इन द केस ऑफ लाइबिलिटीज।
तो ये तो हो गई हमारी पहली सिचुएशन कि जिसके अंदर जो हमने एसेट खरीदे और लाइबिलिटीज टेक ओवर की और वेंडर को कितना हमने सेटल करना है अमाउंट वो उसमें लिख दिया। कहीं कहीं इसको ये भी लिखा होता है सेटल्ड अमाउंट, उससे भी आप समझ आना कि वेंडर को कितने पैसे देने हैं। अब ये तो थी सिचुएशन जिसके अंदर हमारा अमाउंट टैली कर गया, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों ही टैली कर गए। अब एक और सिचुएशन हो सकती है, अगर मैं सेम एंट्री को लिखूं एक बार, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू लाइबिलिटीज। सपोज ये ऐसी ही सिचुएशन है और यहाँ लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपए के एसेट हैं और वेंडर को देने हैं 8 लाख रुपए और लाइबिलिटीज हैं 3 लाख की। 9 लाख ले लेते हैं, चलो थोड़ा और अमाउंट ज़्यादा कर लेते हैं। वेंडर को देने हैं 9 लाख रुपए, लाइबिलिटीज हैं 3 लाख रुपए की। तो अब आप कहोगे कि वेंडर जो है हमने किस तरह की डील फाइनल की है, यहाँ पे ये सेलर को हम पैसे तो दे रहे हैं 9 लाख, हम उसकी लाइबिलिटीज भी बियर कर रहे हैं। तो यहाँ देखो मिसमैच हो गया, इसका टोटल जो है इसके टोटल के साथ मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ कौन सी सिचुएशन राइज हो गई, यहाँ कुछ ना कुछ हिडन है। वो हिडन क्या है, हम इस तरह की डील क्यों करेंगे बिजनेस के अंदर जहां हम ओवरबर्डन हो रहे हैं। अब ये डील तो हमारी नुकसान देगी हमें, फिर भी हम इस डील को क्यों कर रहे हैं। रीजन इज गुडविल, कि वैल्यू ऑफ गुडविल जो हमारा जो एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं, ये वो बैलेंसिंग फिगर होगी हमारी गुडविल। तो डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 लाख। तो अब देखो फिगर्स टैली हो गई। यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं, पहली सिचुएशन जिसमें हमारा बैलेंस टैली कर गया डेबिट और क्रेडिट का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जहाँ पर बैलेंस टैली नहीं किया वहाँ क्यों नहीं किया, उसका रीज़न हमें लिखना पड़ेगा। ऐसा ही सेम हमारा क्रेडिट साइड के साथ भी हो सकता है यहाँ वैल्यू ज़्यादा हो और यहाँ वैल्यू कम हो। अब वो किस तरह से होगा उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ गुडविल वाला पॉइंट कि गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है इसमें, एंड इनको भी चेंज कर लेते हैं कि हमारे एसेट्स हैं 10 लाख के, हमने वेंडर को पैसे देने हैं 6 लाख और लाइबिलिटीज़ है हमारी 3 लाख। अब आप देखो क्या टोटल टैली हो रहा है, ये 10 लाख है, ये 6 लाख है और ये 3 लाख है, मतलब ये कितना बना टोटल 9 लाख, और ये कितना बन रहा है 10 लाख। मतलब इस तरह की सिचुएशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब ये डील ये फाइनल क्यों कर रहा है, यहाँ पर ये क्या रीज़न हो गया। वहाँ पर तो मान लिया कि गुडविल की वैल्यू थी इसलिए गुडविल में बैलेंस चला गया डेबिट साइड पर। यहाँ पर जो रीज़न आया दैट इज़ द रिजर्व, कि हम एक रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या होगा, टू कैपिटल रिजर्व। जो भी बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पे वो हमने इसमें ट्रांसफर कर देना है। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 लाख रुपीज़। रिजर्व वाली सिचुएशन है, ये हमने क्यों एक्सेप्ट की, या ये क्या चीज़ है, ये ऐसा रिजर्व ऐसा प्रॉफिट है जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया। दैट इज़ वाई हमने इसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पर ये जो पहला हमने पॉइंट कवर किया है इन दोनों सिचुएशंस के अंदर, ये हमारी पहली एंट्री होगी जब एसेट को खरीदा जाएगा। तो आप हेडिंग में ऊपर लिख भी सकते हो कि फर्स्ट एंट्री जो है व्हेन एसेट्स परचेज्ड। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, यू कैन से तीनों में से, या तो आपका अमाउंट टैली करेगा या फिर अगर मिसमैच होगा तो बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा तो वो क्या होगा गुडविल, बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा तो वो क्या होगा हमारा कैपिटल रिजर्व। इसके बाद हम वेंडर को पेमेंट करेंगे, मतलब इस सिचुएशन के बाद अब हमारी पेमेंट की बारी आती है। तो जब हम वेंडर को पेमेंट करते हैं तब भी हमारे पास दो सिचुएशन अराइज होती हैं। तो दो सिचुएशन देखते हैं कौन सी हैं। एक तो है एट पार, एक है हमारी एट प्रीमियम। अब इस एंट्री में ये जो हमारा अमाउंट है दैट इज जो वेंडर के सामने लिखा हुआ है, यही पैसे हैं जो हमने वेंडर को देने हैं, इसके अलावा हमने कुछ नहीं देना। मतलब कोई भी केस हो जहां आप वेंडर वर्ड लिख रहे हो और जहां सेटलमेंट का अमाउंट लिख रहे हो, वो अमाउंट है जिसके अगेंस्ट आपको शेयर्स इशू करने हैं। तो जब भी आपकी एंट्री पेमेंट की स्टार्ट होगी तो पहली सिचुएशन हम पार वाली देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, इसको यहाँ पर क्रेडिट किया था, अब पेमेंट करनी है तो यहाँ पर डेबिट कर दिया। 2, अब बैंक कैश कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स।
तो यहाँ लिखा जाएगा टू शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, whatever you want to write. तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इन केस ऑफ पार। पार का मतलब होता है 10 की चीज 10 में, ये हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ हम ले लेते हैं कि हमारा जो एक शेयर है वो कितने का है, 10 रुपए का। तो हम यहाँ पर पहले तो ये सीधी सी बात है कि यहाँ भी 7 लाख रुपए ही आएंगे, क्योंकि हमारा एट पार का मतलब है 10 की चीज 10 में, तो जिसको 7 लाख देने हैं उसको तो 7 ही देने हैं। अब शेयर्स कितने इशू होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। सबसे पहले कितना पैसा देना है, जो हमारा अमाउंट सेटल्ड दैट इज 7 लाख, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, शेयर प्राइस से, कि एक शेयर की कितनी कीमत है। तो कितना पैसा आ गया हमारे पास, 70,000। ये जो 70,000 है ये क्या है, हमारे शेयर्स। ये 70,000 शेयर हमने उसको इशू कर दिए और उसको पेमेंट कैश में नहीं की। नेक्स्ट जब प्रीमियम वाला पॉइंट आएगा तो नेचुरली आपको याद है कि शेयर का प्राइस जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर हमारे शेयर की प्राइस, अब यहाँ पर हम अपनी एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, शेयर का प्राइस ले लेते हैं 6 रुपये एक शेयर का प्राइस, और उसमें प्रीमियम का अमाउंट ले लेते हैं 1 रुपये। तो इसका मतलब हमारा जो शेयर प्राइस है वो कितना है, 7 रुपये। तो यहाँ फिर से लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लिखूंगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ हम कैसे नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 7 लाख डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि हमने अपना शेयर प्राइस प्रीमियम के साथ ऐड करके लेना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1 लाख शेयर्स इशूड। अब यहाँ वेंडर को कितने पैसे देने हैं, 7 लाख, और यहाँ हमारे पास कितना आया है शेयर्स, 1 लाख। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे कितना आया, 6 लाख, और यहाँ कितना आएगा, 1 लाख। एक बार फिर से ये पॉइंट रिवाइज करते हैं कि वेंडर को पेमेंट करनी है 7 लाख रुपीस, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें शेयर का प्राइस गिवन है 6 रुपये, और हमने 1 रुपये जो है वो प्रीमियम का। यहाँ पर जो मेरा शेयर कैपिटल में अमाउंट होगा उसके लिए मुझे नंबर ऑफ शेयर चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे, यहाँ मुझे 6 + 1 मतलब प्रीमियम को ऐड करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 7 लाख थी अमाउंट, उसको मैंने प्राइस से डिवाइड किया दैट इज 7 रुपीज़। तो मेरे पास कितने शेयर्स आ गए, 1 लाख शेयर्स। अब आप कई बुक्स में देखोगे वहाँ लिखा होगा 1 लाख मल्टीप्लाई 6, क्योंकि एक जो शेयर है वो कितने का है, 6 रुपये का। 1 लाख मल्टीप्लाई 1, प्रीमियम कितना आना चाहिए हमारे पास, 1 रुपये के हिसाब से। तो 1 लाख शेयर्स को मैं इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट निकालूंगी वो मैं अमाउंट इसके सामने लिख दूंगी। कई क्वेश्चंस में आप देखोगे कि पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, तो उसको आप पॉइंट्स में या राउंड फिगर भी कर सकते हो। तो लेट्स सी, एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद ये एंट्रीज जो हमारी यहाँ खत्म हो चुकी हैं। यही कंसेप्ट है हमारा, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो एक क्वेश्चन इसमें ट्राई करते हैं। अब जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने लिया है इसके अंदर बिजनेस को खरीदा जा रहा है, सेम वैसे ही एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, और यहाँ पर वेंडर का नाम भी दिया हुआ है। वेंडर को यहाँ वाई लिमिटेड के नाम से बोला गया है, तो हम वहाँ पर वेंडर नहीं लिखेंगे, हम उसका नाम वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ इससे प्रीवियस में हमने देखा था वर्ड वेंडर लिखा हुआ था। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर किसी वाई लिमिटेड कंपनी का हम बिजनेस खरीद रहे हैं जिनके एसेट्स की वैल्यू है 5,70,000। तो हमारी फर्स्ट एंट्री थी जब हम एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री में मैंने आपको बोला था सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, और लाइबिलिटीज़ बोली गई हैं इसमें 30,000। तो 5,70,000 के एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज़ हो गई हमारी 30,000, एंड लास्ट इसमें नेक्स्ट बोला हुआ है एंड द परचेज कंसिडरेशन वाज पेएबल इन फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब एक इक्विटी शेयर का जो प्राइस है वो भी गिवन है 10 रुपये, एंड शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स। एंड उसमें 2 सिचुएशन दे दी। फर्स्ट सिचुएशन है एट पार की पेमेंट हो रही है, सेकंड सिचुएशन में वो कहता है प्रीमियम 20% है। तो ये हम दोनों पॉइंट ही कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले, अब हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला उसने कि वाई लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं, तो नेचुरली इनका जो डिफरेंस होगा
वो वाई लिमिटेड यानी हमारे वेंडर के पास चला जाएगा। तो डिफरेंस कितना आता है इनको, 5,40,000। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट हमें पता है सेकेंड एंट्री में हमने करनी होती है इनको पेमेंट। तो वेंडर कौन है, वाई लिमिटेड, अकाउंट डेबिट टू। अब पहला सिचुएशन हम ले लेते हैं एट, यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सबसे पहले कौन सी चीज चाहिए होती है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो इसी के साथ ही कैलकुलेट करते हैं। वाई लिमिटेड को पैसे कितने देने हैं, 5,40,000। तो यहां लिखेंगे 5,40,000 डिवाइडेड बाय, अब एक शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपए। तो कितने शेयर्स हमने उनको इशू करने हैं, शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे, 54,000। अब यहां पर सेम अमाउंट है एट पार में, तो हमें कुछ नहीं करना, पर अगर आप लिखना चाहते हो तो 54,000 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि आपने जितने शेयर देने हैं वो कितने रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का। और सेकंड सिचुएशन जो इसके साथ ही आपको बी पॉइंट की गिवन है, एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो उसमें एंट्री क्या होगी, अगर प्रीमियम वाला पॉइंट आएगा, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें भी सबसे पहले क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 5,40,000 डिवाइडेड बाय, अब 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, 20% का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई 20% इज व्हाट, 2 रुपीज। तो 2 रुपए प्रीमियम के हो गए। तो मैंने 10 जमा 2 किया तो कितना आया मेरे पास, 12 रुपए। तो ये 12 से डिवाइड होगा, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आते हैं 45,000 शेयर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ध्यान से देखना, वेंडर को पेमेंट करनी है हमने 5,40,000 की। कितने शेयर्स इशू करने हैं उनको, 45,000। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। और इन शेयर्स के अगेंस्ट कितना प्रीमियम, 2 रुपए। तो सबसे पहले प्रीमियम देख लेते हैं कितना आएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो यहाँ पे आएगा 90,000, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 4,50,000। इन दोनों को ऐड करके देख लो, 5,40,000 हमारा टोटल बिल्कुल टैली होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आपने एक और नई चीज़ सीखी कि वेंडर की जगह पे अगर नाम गिवन है तो हम नाम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कई बार यहाँ पर जो हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, कई बार क्वेश्चंस में लिखा होता है कि पेमेंट में, जैसे यहाँ पर हमने 5,40,000 की पेमेंट करनी है, कुछ अमाउंट यहाँ पर पे करेंगे इक्विटी शेयर्स को इशू करके, और कुछ अमाउंट लिखा होगा कि बैंक के थ्रू पेमेंट करो। तो उसमें भी कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सपोज इसी सिचुएशन में होता कि 5,40,000 है, 40,000 कैश पेमेंट कर दो, तो हम लिख देंगे टू बैंक। तो हमने यहाँ क्रेडिट साइड पे टू बैंक लिख देना था, 40,000 की कैश पेमेंट हो जाती, और उसके अलावा जो 5 लाख रुपए बचते हम नंबर ऑफ शेयर उस बैलेंस पे ही कैलकुलेट करते। तो इसके बाद एक और पॉइंट है कि क्या जो हमारे शेयर इशू का ट्रीटमेंट हमने बैलेंस शीट में पहले किया था फॉर कैश के केस में, तो इशू अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी ये बैलेंस शीट में शो होगा। तो आंसर इज यस। इसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर शो करते हैं, बैलेंस शीट में नोट्स कॉलम में आप शो कर सकते हो। तो ये पूरी तरह से बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाता है। तो यहीं तक था ये टॉपिक, जिसमें हमने पहले बिजनेस को खरीदा तो उसके एसेट्स को टेक ओवर किया, लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर किया, एंड सेकंड एंट्री के अंदर हमने पेमेंट के 2 पॉइंट सीखे, दैट इज़ एट पार और एट प्रीमियम। तो यहाँ ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, और ये भी आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो ये टॉपिक भी आप इग्नोर मत कीजिए, इसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।